एक पक्ष ने कहा, हम मम्मी से डीएनए निकाल सकते हैं, और दूसरे पक्ष ने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, डीएनए 600 साल से अधिक समय तक टिक नहीं सकता। हजारों वर्षों तक मिस्र ने अपने इतिहास पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। फराओ शासकों ने अपने इतिहास को पत्थरों पर उकेरा, और पत्थर झूठ नहीं बोलता। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसे पत्थर छिपा नहीं सकता। जब मिस्र के सबसे प्रसिद्ध शासकों की मम्मी के डीएनए की जांच की गई, तो परिणाम आधिकारिक बयान से मेल नहीं खाए। शाही वंश उतना शुद्ध नहीं था जितना मिस्र दावा करता था। विदेशी वंश उन जगहों पर भी पाया गया जहां नहीं होना चाहिए था। और अचानक मिस्र ने स्वतंत्र परीक्षणों पर रोक लगा दी। डीएनए ने क्या खुलासा किया? मिस्र वैज्ञानिकों को दोबारा जांच करने से क्यों रोक रहा है? आइए हमारे साथ जुड़ें और उस आनुवंशिक सच्चाई को उजागर करें जिसे मिस्र स्वीकार करने से इनकार करता है। डीएनए परीक्षण मिस्र के नियंत्रण में है। फरवरी 2010 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने मिस्र विज्ञान के इतिहास में सबसे बहुप्रतीक्षित वैज्ञानिक शोध पत्रों में से एक प्रकाशित किया। ट्यूटेनकामन सहित 11 शाही मम्मियों के डीएनए परिणामों ने अंततः मिस्र के सबसे प्रसिद्ध राजवंश के आनुवंशिक रहस्यों को उजागर किया, या कम से कम शीर्षक में तो यही कहा गया था। इस अध्ययन का नेतृत्व मिस्र के तत्कालीन सबसे शक्तिशाली पुरातत्व अधिकारी जाही हवास ने किया था, और इसमें मिस्र और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने कड़ी सरकारी निगरानी में काम किया था। इस खोज ने वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरी। तूतेन के माता पिता की पहचान हो गई, आनुवंशिक रोगों की पुष्टि हो गई। दशकों से इतिहासकारों द्वारा जिन पारिवारिक संबंधों पर बहस चल रही थी, वे आणविक साक्ष्यों के माध्यम से अचानक सिद्ध हो गए। लेकिन मीडिया ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि मिस्र ने शोध के हर पहलू को कितनी सख्ती से नियंत्रित किया था। मम्मी का परीक्षण मिस्र की प्रयोगशालाओं में मिस्र के उपकरणों का उपयोग करके और मिस्र की देखरेख में किया गया था। टीम में शामिल विदेशी वैज्ञानिकों की अवशेषों तक सीमित पहुंच थी, और नमूनों को एकत्र करने या संसाधित करने के तरीके पर उनका कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कच्चा आनुवंशिक डेटा कभी भी सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया, और न ही सत्यापन के लिए बाहरी शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराया गया। वैध वैज्ञानिक अध्ययनों में, विशेषकर असाधारण दावे करने वाले अध्ययनों में, कच्चे डेटा को निष्कर्षों के साथ प्रकाशित किया जाता है। अन्य प्रयोगशालाएं इसकी समीक्षा कर सकती हैं, इसका परीक्षण कर सकती हैं और निष्कर्षों को दोहराने का प्रयास कर सकती हैं। विज्ञान इसी तरह विश्वसनीयता अर्जित करता है। मिस्र ने ऐसा कभी नहीं किया। अध्ययन में आनुवंशिक संबंधों और रोग चिन्हों का सारांश शामिल था, लेकिन संपूर्ण अनुक्रमण डेटा नहीं था जिससे स्वतंत्र विश्लेषण संभव हो सके। जब शोधकर्ताओं ने इसका कारण पूछा, तो जवाब हमेशा एक ही था। डेटा मिस्र का था, और इसे व्यापक रूप से साझा करना शाही अवशेषों की सांस्कृतिक पवित्रता का उल्लंघन होगा। यह तर्क देखने में तो सम्मानजनक लग सकता है, लेकिन इससे एक गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। कच्चे आंकड़ों तक पहुंच के बिना मिस्र के स्वीकृत दायरे से बाहर कोई भी यह सत्यापित नहीं कर सकता कि निष्कर्ष सटीक हैं या पूर्ण हैं। इसका अर्थ यह भी है कि मिस्र इस बात पर पूर्ण नियंत्रण रखता है कि किसका अध्ययन किया जाए और किसकी अनदेखी की जाए। 2010 के अध्ययन में मुख्य रूप से बीमारी और करीबी पारिवारिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसने पुष्टि की कि टूटेनकामन मैन को मलेरिया और हड्डियों का विकार था। इसने दिखाया कि उसके माता पिता भाई बहन थे। इसने 3 पीढ़ियों तक उसकी आनुवंशिक वंशावली का पता लगाया।
यह सभी उपयोगी जानकारी है, लेकिन साथ ही गोपनीय जानकारी भी है। इस अध्ययन में कुछ भी विवादास्पद नहीं था, न ही ऐसा कुछ था जिसने मिस्र के शाही वंश के बारे में प्रचलित धारणा को चुनौती दी हो। इस अध्ययन में शाही डीएनए की तुलना अफ्रीका, भूमध्य सागर या निकट पूर्व के व्यापक जनसंख्या समूहों से नहीं की गई। इस तरह के विश्लेषण से वंश की गहरी उत्पत्ति का पता चलता और मिस्र की सीमाओं के बाहर की आबादी से आनुवंशिक संबंध स्पष्ट होते। मिस्र ने लगातार इस तरह की व्यापक तुलना करने या इसकी अनुमति देने से इनकार किया है और वह किसी और को भी ऐसा करने नहीं देता। इसका औचित्य हमेशा स्पष्ट होता है। अधिकारी कहते हैं कि यह अनावश्यक है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील है या मृतकों के प्रति अनादरपूर्ण है, लेकिन ये स्पष्टीकरण गहन जांच में खरे नहीं उतरते, क्योंकि परीक्षण तो पहले ही हो चुका है। नमूने मौजूद हैं, तकनीक मौजूद है। जो चीज मौजूद नहीं है वह है अनुमति। मिस्र ने अध्ययन को कुछ खास सवालों के जवाब देने के लिए डिजाइन किया, जबकि अन्य सवालों से सावधानी पूर्वक परहेज किया। उसने जनता की जिज्ञासा को शांत करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रकाशित की, लेकिन स्वतंत्र सत्यापन या गहन विश्लेषण के लिए पर्याप्त नहीं। यह पारदर्शिता नहीं है, यही तो नियंत्रण है। और जब कोई सरकार परीक्षण नमूने, प्रयोगशालाओं, प्रकाशन प्रक्रिया और कच्चे डेटा को नियंत्रित करती है, तो वह उन मम्मी द्वारा बताई जाने वाली कहानी को भी नियंत्रित करती है। मिस्र द्वारा 2010 में जारी किए गए डीएनए परिणाम गलत नहीं थे, वे बस अपूर्ण थे, और जो हिस्से छूट गए थे वे शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से थे। यूया वह व्यक्ति जो सबसे अलग था। यूया को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था। वह कोई फराव नहीं था। उसने कभी सेनाओं का नेतृत्व नहीं किया, कभी अपने नाम से खुदे मंदिर नहीं बनवाए, लेकिन उसका डीएनए मिस्र के सबसे शक्तिशाली शाही राजवंश के आनुवंशिक केंद्र में स्थित है, और यही कारण है कि उसे अनदेखा करना असंभव है। सन 1905 में राजाओं की घाटी में स्थित मकबरे के 546 में उनका अंतिम संस्कार इतनी शान शौकत और सम्मान के साथ किया गया कि उन्हें खोजने वाले पुरातत्वविद दंग रह गए। उनकी मम्मी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह संरक्षित थी। उनका चेहरा अभी भी पहचाना जा सकता था। उनकी शारीरिक बनावट स्पष्ट थी, और ये बनावट अन्य शाही मम्मियों से बिल्कुल अलग थी। शुरुआती शोधकर्ताओं ने इस बात पर तुरंत ध्यान दिया। यूया की खोपड़ी का आकार अलग था, उसके चेहरे की बनावट अलग थी, उसके बाल जो अभी भी उसकी मम्मी से जुड़े हुए थे। उनकी बनावट 18वीं राजवंश के मूल मिस्रवासियों की सामान्य बनावट से मेल नहीं खाती थी। कुछ लोगों ने उसे विदेशी विशेषताओं वाला बताया। हालांकि आधुनिक मिस्र विज्ञानी अब इस वाक्यांश का प्रयोग करने से बचते हैं, क्योंकि इससे उसके वास्तविक मूल स्थान के बारे में असहज प्रश्न उठते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनका पारिवारिक संबंध यूया से था। यूया की बेटी टियर मिस्र के सबसे शक्तिशाली फराओं में से एक अमनहोतेप तृतीय की महान शाही पत्नी बनी। इस प्रकार यूया अकेनातान के दादा और सुतेन के वरदादा थे। उनका रक्त न केवल राज परिवार से जुड़ा, बल्कि स्वयं राज परिवार का हिस्सा बन गया। जब 2010 के डीएनए अध्ययन में यूया को परीक्षण की गई मम्मियों में शामिल किया गया, तो शोधकर्ताओं को उम्मीद थी कि उनकी आनुवंशिक प्रोफाइल शाही परिवार के वंश को समझने में सहायक होगी। यदि किसी के डीएनए से वंश में बाहरी प्रभावों का पता चल सकता था, तो वह यूया का ही था, क्योंकि उनका संबंध शाही परिवार से बिल्कुल अलग था। लेकिन प्रकाशित परिणामों में उनका जिक्र न के बराबर था। अध्ययन ने टिया के साथ उनके संबंध की पुष्टि की और मातृवंश के माध्यम से
तुतिन कामुन से उनके आनुवंशिक संबंध का पता लगाया, लेकिन इसमें इस बात का विश्लेषण नहीं किया गया कि उनके डीएनए से उनके अपने पूर्वजों या उनके लोगों की उत्पत्ति के बारे में क्या पता चलता है। यह चूक आकस्मिक नहीं थी। यूया के आनुवंशिक लक्षण उस संकीर्ण मिस्र प्रोफाइल में फिट नहीं बैठते थे जिस पर अध्ययन को जोर देने के लिए डिजाइन किया गया था, और उनकी पृष्ठभूमि को समझाने के लिए, विश्लेषण का विस्तार करने के लिए ठीक उसी तरह की व्यापक जनसंख्या तुलना की आवश्यकता होती जिसे मिस्र करने से इनकार करता है। अध्ययन के आंकड़ों की समीक्षा करने वाले कुछ शोधकर्ताओं ने एक और बात पर ध्यान दिया। यूया की आनुवंशिक प्रोफाइल में ऐसे मार्कर पाए गए जो नील घाटी के मूल निवासी समूहों की तुलना में लेवांत और मेसोपोटामिया की आबादी में अधिक बार दिखाई देते थे। इन निष्कर्षों की आधिकारिक तौर पर कभी पुष्टि नहीं हुई क्योंकि मिस्र कच्चे डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करता है, लेकिन ये उन अनुमानों से मेल खाते हैं जो शारीरिक मानव विज्ञानी दशकों से उनकी मम्मी की उपस्थिति के आधार पर लगाते आ रहे थे। यदि यूया में विदेशी वंश का महत्वपूर्ण अंश था तो उसके वंशजों में भी वही अंश था। टीए ने अपने जीन एनातान को दिए, एनातान ने उन्हें तूतैनकैमून को दिया। यूया द्वारा लाया गया विदेशी रक्त गायब नहीं हुआ, यह पीढ़ियों तक शाही वंश का हिस्सा बना रहा। मिस्र ने इस मुद्दे को कभी सीधे तौर पर संबोधित नहीं किया। जब यूया की बात आती है, शाही वंश के बारे में चर्चाओं में प्रतिक्रिया या तो चुप्पी होती है या मिस्र की विविधता के बारे में अस्पष्ट बयान जो वास्तव में प्रश्न का उत्तर नहीं देते। लेकिन सवाल यह बना रहता है कि यूया शाही परिवार में शादी करने से पहले कौन थे, उनका परिवार कहां से आया था, और मिस्र उस इकलौती मम्मी की जांच क्यों नहीं कर रहा है जिसका डीएनए यह साबित कर सकता है कि शाही वंश आधिकारिक विवरण के अनुसार उतना शुद्ध मिस्री नहीं था। यूया का मकबरा अब तक मिले सबसे समृद्ध मकबरों में से एक था। उनकी मम्मी को असाधारण सावधानी से संरक्षित किया गया था। उनके वंशजों ने मिस्र पर उसके चरम उत्कर्ष के समय शासन किया, लेकिन उनकी उत्पत्ति आज भी एक रहस्य बनी हुई है जिसे मिस्र सुलझाने से इनकार करता है। अकेनातन, एक ऐसा फराव जिसकी उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। अकेनातन मिस्र के इतिहास में सबसे अधिक अध्ययन किए गए फराव में से एक है और साथ ही सबसे कम समझे जाने वाले फराव में से भी एक है। उनका शासनकाल संक्षिप्त, क्रांतिकारी था और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा जानबूझकर मिटा दिया गया था। अगर उसका शव कभी मिला भी तो सबूतों की व्याख्या के आधार पर उसकी पहचान बदलती रहती है। केवी 55 के नाम से जानी जाने वाली इस मम्मी को मिस्र में आधिकारिक तौर पर अकेनातान के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन इस पहचान पर एक सदी से भी अधिक समय से विवाद, संशोधन और सवाल उठते रहे हैं। जब 1907 में मकबरा खोजा गया था तब अंदर के अवशेष क्षतिग्रस्त और खराब हालत में थे। प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया गया कि शव किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसकी उम्र 20 वर्ष के आसपास थी, जो अकेनाटन होने के लिए बहुत कम बहुत कम उम्र थी, जिसने कम से कम 17 वर्षों तक शासन किया और कई बच्चों का पिता था। दशकों तक मिस्र के पुरातत्वविदों के बीच इस बात पर बहस चलती रही कि क्या केवी 55 अकेनातान का शव था, उनके संभावित सहशासक स्मेनकारा का या किसी और का। आयु मेल नहीं खाती थी, भौतिक साक्ष्य अस्पष्ट थे और दफन का संदर्भ भी भ्रामक था। फिर 2010 के डीएनए अध्ययन ने इस बहस को समाप्त कर दिया। तन्हा आनुवंशिक परीक्षण के अनुसार के V55 तुतनखामन के पिता थे, जिसका अर्थ था कि वे अकेनातन ही होने चाहिए। मिस्र ने इसे निर्णायक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया और मामला बंद कर दिया। लेकिन उम्र का मुद्दा कभी हल नहीं हुआ।
अद्यतन विधियों का उपयोग करके किए गए नए परीक्षणों से बिल्कुल अलग अलग अनुमान सामने आए हैं। कुछ लोग अब सुझाव दे रहे हैं कि ये अवशेष किसी 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति के हो सकते हैं। वहीं कुछ अन्य लोग अभी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शव बहुत युवा है। इन विरोधाभासों के प्रति मिस्र की प्रतिक्रिया यह रही है कि वह हर बार चुपचाप अपने कथन को बदल देता है, यह स्वीकार किए बिना कि पिछला निष्कर्ष अनिश्चित था। जब आयु मेल नहीं खाती तो स्पष्टीकरण यह दिया जाता है कि बीमारी या तनाव ने शरीर को अलग अलग तरह से बूढ़ा कर दिया, या प्राचीन मिस्रवासियों के परिपक्व होने की दर अलग अलग थी। एनातान को मिस्र के लिए विशेष रूप से समस्याग्रस्त बनाने वाली बात यह है कि उसका पूरा शासनकाल ही एक अपवाद था। उन्होंने पारंपरिक देवताओं का त्याग कर दिया, राजधानी को एक नए शहर में स्थानांतरित कर दिया जिसे बिल्कुल शून्य से बनाया गया था, और एक ईश्वरवादी धर्म लागू किया जिसे मिस्र ने उनकी मृत्यु के बाद हिंसक रूप से अस्वीकार कर दिया। उनकी कला में उन्हें एक लंबी खोपड़ी, स्त्री जैसे कूल्हे और फूले हुए पेट के साथ दर्शाया गया है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि यह प्रतीकात्मक या शैलीगत था। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि यह आनुवंशिक विकारों के कारण होने वाली वास्तविक शारीरिक असामान्यताओं को दर्शाता है। डीएनए अध्ययन में शाही परिवार में वंशानुगत स्थितियों के प्रमाण मिले, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि अकेनातन अपने पिता अमेनहोतेप तृतीय से इतना अलग क्यों दिखता था, या उसकी धार्मिक क्रांति मिस्र की परंपरा से इतनी भिन्न क्यों थी। कुछ शोधकर्ताओं ने दबे स्वर में यह सुझाव दिया है कि अकेनतन का अचानक उदय और उनके आमूल चूल परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि उनका वंश पूरी तरह से मिस्री नहीं था। संभवतः उनकी दादी मुतिमुइया या परदादा युइया के माध्यम से जुड़ा हुआ था, जिनमें से दोनों में विदेशी मूल के संकेत मिलते हैं। मिस्र इस व्याख्या को पूरी तरह से खारिज करता है और जोर देकर कहता है कि अखेनतन पूरी तरह से मिस्री थे। बस उनकी धार्मिक दृष्टि और कलात्मक पसंद कुछ अलग थी, लेकिन असामान्य होने से यह स्पष्ट नहीं होता कि उनके उत्तराधिकारियों ने उन्हें इतिहास से मिटाने का प्रयास क्यों किया। असामान्य होने से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि स्मारकों से उनका नाम क्यों मिटा दिया गया और उनका शहर क्यों वीरान हो गया। असामान्य होने से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि अगर के भी 55 वाकई अकेनादेन का शव है तो उसे जल्दबाजी में दोबारा इस्तेमाल किए गए और क्षतिग्रस्त शिलालेखों वाले मकबरे में क्यों दफनाया गया। अकेनादेन सिर्फ अलग नहीं था, वह कुछ मायनों में गलत था, जिसके कारण मिस्र उसे पूरी तरह से भुला देना चाहता था, और वह डीएनए जो उसकी इस गलती का कारण बता सकता है, ऐसे नमूनों में बंद है जिनका मिस्र पूरी तरह से विश्लेषण या साझा नहीं करेगा। मम्मी की पहचान लगातार बदलती रहती है, स्पष्टीकरण भी बदलते रहते हैं, और एक बात जो स्थिर है वह है मिस्र का किसी को भी इतनी बारीकी से देखने की अनुमति न देना जिससे निश्चित रूप से पता चल सके। टूटेनखमून का डीएनए पूरी कहानी नहीं थी। 2010 के अध्ययन को जनता के सामने ट्यूटेनखामन की मृत्यु और वंश के रहस्य का निर्णायक उत्तर बताकर पेश किया गया था। अखबारों की सुर्खियों में इसे अभूतपूर्व बताया गया। संग्रहालयों ने अपने प्रदर्शनों को अद्यतन किया। वृत्तचित्रों ने निष्कर्षों को स्थापित वैज्ञानिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन वास्तव में अध्ययन से जो पता चला वह उससे कहीं अधिक सीमित था जितना लोगों को विश्वास दिलाया गया था। यह शोध लगभग पूरी तरह से दो बातों पर केंद्रित था: टूटेनखामून के करीबी परिवार के सदस्यों की पहचान करना और उन आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाना जो उनकी असामयिक मृत्यु और शारीरिक अक्षमताओं का कारण हो सकती हैं। दोनों लक्ष्य हासिल कर लिए गए। अध्ययन से पुष्टि हुई कि उनके पिता के मावी 55 में मिली मम्मी थे। उनकी माता उसी व्यक्ति की बहन थी
और उनके दादा दादी में अमेनहोतेप तृतीय और यूया की पुत्री टी ए शामिल थी। इसमें मलेरिया, कॉलर रोग नामक हड्डी विकार और क्लब फुट के आनुवंशिक मार्कर भी पाए गए। ये सभी कारक संभवतः उनके नाजुक स्वास्थ्य और लगभग 19 वर्ष की आयु में असामयिक मृत्यु का कारण बने। इस जानकारी ने उन सवालों के जवाब दिए जिन पर मिस्र के पुरातत्वविदों के बीच दशकों से बहस चल रही थी, और यह वास्तव में बहुत मूल्यवान थी। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं थी और न ही ऐसा होना तय था। इस अध्ययन में जानबूझकर उस बड़े सवाल को नजरअंदाज किया गया जो मिस्र के बाहर के आनुवंशिकीविद लगातार पूछते रहते थे। साउमेदिया, यह शाही परिवार मूल रूप से कहां से आया था? इस सवाल के लिए एक बिल्कुल अलग तरह के डीएनए विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसमें सिर्फ मम्मी की आपस में तुलना करने के बजाय अफ्रीका, भूमध्य सागर, लेवांत, मेसोपोटामिया और अनातोलिया की संदर्भ आबादी से तुलना की जाती है। आधुनिक आनुवंशिक डेटाबेस में उन सभी क्षेत्रों की प्राचीन आबादी के नमूने मौजूद हैं। शाही मम्मी का इन डेटाबेस से मिलान करने पर पूर्वजों की उत्पत्ति, प्रवास के पैटर्न और मिस्र की सीमाओं के बाहर के समूहों से आनुवंशिक संबंध का पता चल सकता है। यह तकनीक 2010 में मौजूद थी और तब से इसमें और भी अधिक सटीकता आई है। इस विश्लेषण के लिए अतिरिक्त नमूनों या किसी आक्रामक परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। यह काम पहले से निकाले गए डीएनए का उपयोग करके किया जा सकता था। मिस्र ने ऐसा न करने का विकल्प चुना। अध्ययन के कार्यप्रणाली अनुभाग में यह स्पष्ट किया गया है। शोधकर्ताओं ने अपने विश्लेषण को पारिवारिक संबंधों और रोग चिन्हों तक ही सीमित रखा। जनसंख्या, आनुवंशिकी और वंश तुलना स्वीकृत दायरे का हिस्सा नहीं थे। यह सीमा वैज्ञानिक रूप से आवश्यक नहीं थी। यह शोध शुरू होने से पहले मिस्र के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर निर्धारित की गई एक सीमा थी। जब कारण पूछा गया तो मिस्र ने बताया कि अध्ययन का उद्देश्य चिकित्सा और वंशावली संबंधी था, न कि मानव विज्ञान संबंधी। वंश से जुड़े सवालों को परियोजना के लक्ष्यों से बाहर माना गया था। लेकिन यह सोच भ्रामक है, क्योंकि शाही परिवार की उत्पत्ति को समझना सीधे तौर पर यह समझने से जुड़ा है कि वे कौन थे। आनुवंशिकी को चिकित्सा और वंश संबंधी श्रेणियों में स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। वही डीएनए जो बीमारी का पता लगाता है, उत्पत्ति का भी पता लगाता है। वंश विश्लेषण को शामिल करने से मिस्र के इनकार से पता चलता है कि सरकार जानती थी कि उस डेटा से क्या पता चल सकता है, और उसने यह फैसला किया कि इस पर गौर न करना ही सुरक्षित है। इस अध्ययन से तुतेन कैमून के माता पिता के बीच घनिष्ठ संबंध की पुष्टि हुई, जिससे उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण स्पष्ट हो गया। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उनके परदादा परदादी कहां से आए थे, या क्या शाही वंश में मिस्र के बाहर की आबादी से महत्वपूर्ण आनुवंशिक प्रभाव था। इन सवालों के जवाब उन नमूनों में मौजूद हैं जिन पर अभी भी मिस्र का नियंत्रण है। डीएनए वहां संरक्षित और सूचीबद्ध है, विश्लेषण की प्रतीक्षा में है, जिसे मिस्र मंजूरी देने से इनकार कर रहा है। 2010 के अध्ययन में जिन बातों का परीक्षण किया गया था वे गलत नहीं थीं। यह जानबूझकर अधूरा रखा गया था। इसने उन सवालों के जवाब दिए जो मिस्र जानना चाहता था, और उन सवालों से सावधानीपूर्वक परहेज किया जो मिस्र नहीं चाहता था। व्यापक विज्ञान इस तरह काम नहीं करता। नियंत्रित विज्ञान इस तरह काम करता है। और यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिस्र ने दुनिया को जो कहानी सुनाई वह झूठी नहीं थी, बस वह अधूरी थी। सत्ता पर विदेशी रक्त। मिस्र के आधिकारिक इतिहास में उसके फराओ शासकों को कूटनीति के उस्ताद के रूप में महिमा मंडित किया गया है, जिन्होंने प्राचीन विश्व के विभिन्न राज्यों के साथ गठबंधन स्थापित किए।
शाही विवाहों के माध्यम से मतानी बेबीलोन और हित्ती साम्राज्य के साथ संधियां संपन्न हुई। मिस्र की राजकुमारियों को विदेश भेजा जाता था और विदेशी राजकुमारियां मिस्र आकर रानी बनती थीं। यह कोई अटकल या मनगढ़ंत इतिहास नहीं है। यह मंदिरों की दीवारों पर खुदे राजनयिक पत्रों और हजारों साल पुराने प्राचीन पत्रों में दर्ज है। अमेनेप तृतीय ने मितानी की कम से कम 2 राजकुमारियों से विवाह किया था। थुटमोस चतुर्थ ने भी मितानी की एक राजकुमारी से विवाह की बहाना किया, जो उनके उत्तराधिकारी की माता बनी। रामसेस प्रथम ने एक हित्ती राजकुमारी से विवाह किया, जिसका स्मरणोत्सव स्मारकों और आधिकारिक घोषणाओं के साथ मनाया गया। ये केवल प्रतीकात्मक विवाह या मामूली राजनीतिक संकेत नहीं थे। इन महिलाओं को महान राजपत्नी का दर्जा प्राप्त था। वे महलों में रहती थीं। उनके बच्चे सिंहासन के उत्तराधिकारी बन सकते थे और वे पीढ़ियों तक मिस्र की सत्ता के उत्तराधिकार को आकार दे सकती थीं। मिस्र संग्रहालय, प्रदर्शनियों और ऐतिहासिक समय सारणी में इन सभी बातों को खुले तौर पर स्वीकार करता है। राजनयिक विवाहों को मिस्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और परिष्कृत राजनीतिक रणनीति के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब बात आनुवंशिकी की ओर मुड़ती है तो मिस्र का लहजा पूरी तरह बदल जाता है। अचानक उन्हीं विवाहों को सांस्कृतिक रूप से महत्वहीन, आनुवंशिक रूप से अप्रासंगिक या शाही वंश पर सार्थक प्रभाव डालने के लिए बहुत अलग थलग बताया जाने लगता है। बुनियादी जांच पड़ताल में ही यह तर्क धराशायी हो जाता है। यदि एक मतानी राजकुमारी रानी बनती है और उसका पुत्र फराओ बनता है, तो मतानी डीएनए शाही वंश में प्रवेश कर जाता है। यह व्याख्या नहीं बल्कि जीव विज्ञान है। और यह एक बार नहीं हुआ, यह सैकड़ों वर्षों तक फैले कई राजवंशों में बार बार हुआ। रोग और वंश का पता लगाने के लिए मिस्र द्वारा अपनाए गए डीएनए विश्लेषण का उपयोग करके आनुवंशिक प्रभाव स्पष्ट और पता लगाने योग्य होना चाहिए। यदि मिस्र ने खोजबीन करने की जहमत उठाई होती तो शाही ममी में लेवेंटाइन, अनातोलियन और मेसोपोटामियन आबादी के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देते। लेकिन मिस्र उस विश्लेषण को करने से इनकार करता है और वह उन बाहरी शोधकर्ताओं को रोकता है जो इसे स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं। इसका स्पष्टीकरण हमेशा अस्पष्ट होता है। अधिकारी कहते हैं कि वंश की तुलना करना राजनीतिक रूप से संवेदनशील है या इससे गलत व्याख्या का खतरा है, या यह प्राचीन मिस्र की सांस्कृतिक पहचान का अपमान करता है। वे यह नहीं बताते कि मिस्र के फराओ राजाओं के विदेशी वंश को साबित करना अपमानजनक क्यों होगा, खासकर तब जब मिस्र स्वयं इन विवाहों को स्वीकार करता है। यह विरोधाभास स्पष्ट है। मिस्र प्राचीन विश्व से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति होने का श्रेय चाहता है, लेकिन साथ ही वह इस धारणा को भी संरक्षित रखना चाहता है कि विदेशी कुलीनों के साथ सदियों तक हुए अंतर्विवाह के बावजूद उसकी शाही वंश परंपरा आनुवंशिक रूप से शुद्ध और विशिष्ट रूप से मिस्री बनी रही। ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। या तो शाही परिवार अलग थलग रहा और उसने सार्थक आनुवंशिक मिश्रण से परहेज किया, जो राजनयिक विवाहों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के विपरीत होगा, या फिर उन्होंने विदेशियों से विवाह किया जिनके डीएनए शाही वंश का हिस्सा बन गए और जो आनुवंशिक परीक्षण में सामने आ सकते थे। मिस्र ने इन शादियों का जश्न मनाते हुए इनके जैविक परिणामों को नकारने का विकल्प चुना है। अबहिदा है। और यह रुख तभी समझ में आता है जब सरकार डीएनए से साबित होने वाली वास्तविक बातों से डरती हो। विदेशी रानियां अस्तित्व में थीं, उनके बच्चों ने शासन किया। मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फराओ राजाओं की रगों में उनका रक्त बहता था। मिस्र इस इतिहास को नकारता नहीं है, वह केवल इस इतिहास के आनुवंशिक अर्थों की पुष्टि करने से इनकार करता है।
और यह इनकार किसी भी डीएनए परीक्षण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रमाण मौजूद हैं, पत्थरों पर अंकित हैं और शाही कब्रों में संरक्षित हैं। मिस्र विज्ञान को उस बात की पुष्टि करने नहीं दे रहा है जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड पहले ही साबित कर चुका है। स्वतंत्र परीक्षण अभी भी क्यों रुका हुआ है? 2010 में अध्ययन प्रकाशित होने के बाद से दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और आनुवंशिक संस्थानों के दर्जनों स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने अद्यतन डीएनए तकनीक का उपयोग करके शाही मम्मी का पुनः परीक्षण करने के लिए औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किए हैं, लेकिन हर एक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। मिस्र द्वारा दिए जाने वाले कारण पूछने वाले व्यक्ति और उस समय की राजनीतिक स्थिति के आधार पर अलग अलग होते हैं, लेकिन जवाब हमेशा एक ही होता है। पहुंच नहीं, नमूने नहीं, स्वतंत्र सत्यापन नहीं। कभी कभी स्पष्टीकरण तकनीकी होता है। मिस्र का कहना है कि मम्मी अतिरिक्त परीक्षण के लिए बहुत नाजुक हैं, जबकि आधुनिक डीएनए निष्कर्षण के लिए इतने छोटे नमूनों की आवश्यकता होती है कि वे मुश्किल से दिखाई देते हैं और अवशेषों को कोई संरचनात्मक क्षति नहीं पहुंचाते। कई बार इसका औचित्य सांस्कृतिक होता है। अधिकारी दावा करते हैं कि आगे की जांच मृतकों का अपमान करेगी और शाही समाधि की पवित्रता का उल्लंघन करेगी, जबकि उन्हीं मम्मियों को हर साल लाखों पर्यटकों द्वारा फोटो खींचने के लिए कांच के बक्सों में प्रदर्शित किया जाता है। जब शोधकर्ता गैर आक्रामक तरीकों का उपयोग करने या 2010 के अध्ययन के दौरान पहले से निकाले गए नमूनों के साथ ही काम करने की पेशकश करते हैं, तो मिस्र एक अलग तर्क देता है। ये नमूने मिस्र के हैं और इन्हें विदेशी प्रयोगशालाओं के साथ साझा करने से सांस्कृतिक विरासत पर राष्ट्रीय संप्रभुता कमजोर होगी। इस तरह से वैज्ञानिक प्रश्न को राजनीतिक प्रश्न में बदल दिया जाता है, जो कि मिस्र की चाहत है, क्योंकि राजनीतिक विवादों में सबूत या पारदर्शिता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल सत्ता चाहिए होती है। इस मामले में सारी शक्ति मिस्र के पास है। यह सरकार मम्मी नमूनों, पैरामीटरों और उस कानूनी ढांचे को नियंत्रित करती है जो यह तय करता है कि किसे और किन शर्तों के तहत इन तक पहुंच मिलेगी। स्वतंत्र सत्यापन, जो वैध विज्ञान की सबसे बुनियादी आवश्यकता है, तब असंभव हो जाता है जब एक सरकार प्रक्रिया के हर चरण को नियंत्रित करती है और बाहरी भागीदारी से इनकार करती है। कुछ शोधकर्ताओं ने समझौता करने की कोशिश की है। उन्होंने मिस्र के वैज्ञानिकों के साथ सहयोग करने, सभी परीक्षण मिस्र की सुविधाओं में करने, प्रकाशन से पहले निष्कर्ष साझा करने और हर चरण में मिस्र की निगरानी को स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया है। मिस्र ने फिर भी इनकार कर दिया है। अन्य लोगों ने केवल 2010 के अध्ययन से प्राप्त कच्चे आनुवंशिक डेटा तक पहुंच का अनुरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि नई कंप्यूटेशनल विधियों का उपयोग करके पुनर्विश्लेषण के लिए मम्मी को छूने या नए नमूने निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। मिस्र वह डेटा भी जारी नहीं करेगा। अधिकारियों का कहना है कि इसे राष्ट्रीय अभिलेखागार में संग्रहित किया गया है और संवेदनशील सांस्कृतिक सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के तहत संरक्षित किया गया है। लेकिन आनुवंशिक अनुक्रमण डेटा कोई भौतिक वस्तु नहीं है। यह डिजिटल जानकारी है जिसे मिस्र से कुछ भी हटाए बिना दुनिया भर के शोधकर्ताओं के साथ तुरंत साझा किया जा सकता। इसे साझा करने से इनकार करना यह दर्शाता है कि मिस्र मम्मियों की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि उस कहानी की रक्षा कर रहा है जिसका ये मम्मियां खंडन कर सकती हैं। चिंता की बात यह है कि 2010 के बाद से वैज्ञानिक प्रगति ने वंश विश्लेषण को 15 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक सटीक और कम आक्रामक बना दिया है। उस समय मौजूद न होने वाली तकनीक की मदद से अब खराब हो चुके नमूनों से भी विस्तृत जनसंख्या
आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है और महाद्वीपों में वंशों का असाधारण सटीकता से पता लगाया जा मांगी असक्तामा। मिस्र कल ही उन्नत परीक्षण को मंजूरी दे सकता है और शाही वंश से जुड़े हर सवाल का निर्णायक जवाब पा सकता है। यदि फराओ पूरी तरह से मिस्री थे और उनमें विदेशी वंश का कोई खास प्रभाव नहीं था, तो आंकड़े इस बात को निर्विवाद रूप से साबित कर देंगे। लेकिन मिस्र परीक्षण की अनुमति नहीं दे रहा है और इस इनकार से एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अगर छिपाने जैसा कुछ नहीं है तो सत्यापन को क्यों रोका जा रहा है? यह सिलसिला साफ है, अनुरोध ठुकरा दिए जाते हैं। शोधकर्ताओं को स्वतंत्र पुष्टि के बिना ही 2010 के निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। जो भी ज्यादा जोर देता है उसे चुपचाप भविष्य की खुदाई से बाहर कर दिया जाता है और अन्य कार्यों के लिए परमिट देने से इनकार कर दिया जाता है। संदेश स्पष्ट है, या तो मिस्र की कहानी को स्वीकार करो या पूरी तरह से पहुंच खो दो। विज्ञान ऐसे काम नहीं करता। सरकारें इस तरह से उस जानकारी को नियंत्रित करती हैं जिसे वे दूसरों को देखने देने से डरती हैं। प्रकाशन के बाद चुप्पी। 2010 के डीएनए अध्ययन ने जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी तो मिस्र ने और शोध का वादा किया। आगे के अध्ययनों का जिक्र किया गया, विस्तृत विश्लेषण के संकेत दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त मम्मी का परीक्षण किया जाएगा और काम जारी रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय शाही मम्मी डीएनए अनुसंधान प्रभावी रूप से रुक गया। कोई महत्वपूर्ण अनुवर्ती अध्ययन प्रकाशित नहीं हुए, कोई विस्तृत वंश विश्लेषण सामने नहीं आया। कार्य को जारी रखने का वादा आधिकारिक बयानों से चुपचाप गायब हो गया। 2012 तक मूल अध्ययन के 2 साल बाद मिस्र के बाहर के शोधकर्ताओं ने यह पूछना शुरू कर दिया कि अगला चरण कब शुरू होगा। जवाब अस्पष्ट थे। उन्हें बताया गया कि वित्त पोषण संबंधी समस्याएं, तकनीकी देरी और मिस्र के पुरातत्व मंत्रालय की बदलती प्राथमिकताएं समस्या का कारण हैं। लेकिन असल समस्या वित्त पोषण नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने अतिरिक्त शोध में सहयोग देने में रुचि दिखाई थी। तकनीक तेजी से विकसित हो रही थी, जिससे काम पहले के अध्ययन की तुलना में आसान और सस्ता हो गया था। विज्ञान नहीं, बल्कि अनुमति का अभाव ही इस परियोजना को रोक रहा था। 2010 की परियोजना में शामिल कुछ अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता शाही वंश के बारे में सार्वजनिक चर्चाओं से खुद को दूर करने लगे। साक्षात्कार आयोजित करना कठिन हो गया। सम्मेलनों में प्रस्तुतियां ममीकरण तकनीकों और दफन प्रथाओं जैसे सुरक्षित विषयों पर केंद्रित होने लगीं। कुछ वैज्ञानिक जो व्यापक जनसंख्या विश्लेषण की आवश्यकता के बारे में मुखर थे, एकदम चुप हो गए। आगे के शोध के बारे में सीधे पूछे जाने पर उनके जवाब सतर्क और टालमटोल वाले हो गए। इस तरह की चुप्पी संयोगवश नहीं होती। ऐसा तब होता है जब लोगों को एहसास होता है कि खुलकर बोलने के पेशेवर परिणाम हो सकते हैं। मिस्र दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक तक पहुंच को नियंत्रित करता है। वहां काम करने के इच्छुक शोधकर्ता जिन्हें खुदाई या अध्ययन के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, यह समझते हैं कि मिस्र के अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना उनके करियर के लिए आवश्यक है। शाही डीएनए अनुसंधान के प्रति मिस्र के दृष्टिकोण की आलोचना करना या स्वतंत्र परीक्षण के लिए अत्यधिक दबाव डालना उस पहुंच को खोने का एक त्वरित तरीका है। इसलिए बातचीत का रुख बदल गया। आगे के अध्ययनों की मांग करने या यह सवाल उठाने के बजाय कि वंश विश्लेषण कभी पूरा क्यों नहीं हुआ, शोधकर्ताओं ने 2010 के अध्ययन को व्यापक और पर्याप्त बताना शुरू कर दिया। मीडिया अन्य खबरों की ओर बढ़ गया। जनता की रुचि कम हो गई।
और किसी के भी खुलकर विरोध किए बिना मिस्र का इस मामले पर नियंत्रण मजबूत हो गया। कुछ स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने असहज सवाल पूछना जारी रखा, लेकिन उन्होंने ऐसा चुपचाप अकादमिक लेखों में सावधानी पूर्वक भाषा का प्रयोग करते हुए किया, जिसमें सीधे आरोप लगाने से बचा गया। उन्होंने प्रकाशित आंकड़ों में मौजूद कमियों की ओर इशारा किया। उन्होंने हैप्लो समूह विश्लेषण के अभाव को उजागर किया। उन्होंने सुझाव दिया कि तुलनात्मक जनसंख्या आनुवंशिकी से निष्कर्षों को मजबूती मिलेगी, लेकिन उन्होंने मिस्र पर जानबूझकर दमन का आरोप नहीं लगाया, क्योंकि ऐसा आरोप उनके करियर को समाप्त कर सकता था। मिस्र को किसी को सीधे तौर पर धमकाने या औपचारिक चेतावनी जारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। व्यवस्था स्वयं ही नियंत्रित होती है। मिस्र में काम करना जारी रखने के इच्छुक शोधकर्ता जल्दी ही समझ जाते हैं कि किन विषयों पर चर्चा स्वीकार्य है और किन सवालों को खुलकर पूछना खतरनाक है। यह स्वनियंत्रण किसी भी आधिकारिक दमन से कहीं अधिक प्रभावी है, क्योंकि बाहर से देखने पर यह नियंत्रण जैसा नहीं लगता। यह आम सहमति जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में यह आम सहमति नहीं है। सन्नाटा पसरा है। शोध इसलिए समाप्त नहीं हुआ क्योंकि सवालों के जवाब मिल गए थे। यह इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि सवाल इतने असहज हो गए थे कि उन्हें पूछने की शक्ति रखने वाले लोगों ने फैसला किया कि आगे पूछने का कोई फायदा नहीं है, और इसीलिए डीएनए बिना जांच और विश्लेषण के भंडार में पड़ा है, जिसमें ऐसे जवाब छिपे हैं जिन्हें मिस्र ने दुनिया को न बताने का फैसला किया है। एक इतिहास जो पत्थरों पर लिखा है, खून से नहीं। मिस्र ने हजारों वर्षों तक अपने इतिहास को अपने नियंत्रण में रखा है। फराओ शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर इतिहास को फिर से लिखा, अपने उन पूर्वजों के नाम मिटा दिए जिन्हें वे भुला देना चाहते थे, और अपनी उपलब्धियों को पत्थर पर उकेर दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गईं। चित्रलिपि को संपादित किया जा सकता था, स्मारकों का पुनरुपयोग किया जा सकता था। अकेनातान जैसे असुविधाजनक शासकों को इस कदर मिटाया जा सकता था कि आने वाली पीढ़ियां उनके अस्तित्व को भी न जान पाएं। मानव इतिहास के अधिकांश समय तक इस प्रकार का नियंत्रण कारगर रहा। फराओ ही तय करते थे कि भविष्य क्या याद रखेगा, और पत्थर ही एकमात्र ऐसा अभिलेख था जिसका महत्व था। लेकिन डीएनए को प्रचार से कोई लेना देना नहीं है। यह राजनीतिक कथाओं या राष्ट्रीय पहचान का सम्मान नहीं करता। इसे आधुनिक सोच के अनुरूप तराशा या फिर से लिखा नहीं जा सकता। पत्थर के खून की कहानी अलग होती है, और यही वजह है कि मिस्र किसी को भी इसे पढ़ने नहीं देता। 2010 के अध्ययन ने दुनिया को जिज्ञासा शांत करने के लिए पर्याप्त जानकारी दी, लेकिन ऐसी कोई बात उजागर नहीं की जिससे मिस्र के अतीत के पसंदीदा संस्करण में कोई गड़बड़ी हो। बीमारियों की पुष्टि हुई, पारिवारिक संबंधों का पता लगाया गया, कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रकाशित किए गए, लेकिन वे गहरे सवाल जो वास्तव में यह समझने के लिए मायने रखते हैं कि फराओ वास्तव में कौन थे, जानबूझकर अनुत्तरित रखे गए हैं। शाही वंश की उत्पत्ति कहां से हुई? सदियों से चले आ रहे राजनयिक विवाहों के माध्यम से विदेशी वंश का कितना प्रभाव मिस्र में आया? यूया और अकेनातन जैसी हस्तियों के आनुवंशिक चिन्ह मिस्र के आसपास की सभ्यताओं से संबंध के बारे में वास्तव में क्या बताते हैं? इन सवालों के जवाब मिस्र के भंडारण केंद्रों में रखे नमूनों में मौजूद हैं। डीएनए निकाल लिया गया है, इसका विश्लेषण करने की तकनीक मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता यह काम करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। जो चीज नहीं मिल रही है वह है अनुमति, और अनुमति ही मौन और सत्य के बीच एकमात्र बाधा है। मिस्र द्वारा स्वतंत्र परीक्षण या व्यापक वंश विश्लेषण को अधिकृत करने से इनकार करना मृतकों का सम्मान करने के बारे में नहीं है। यह जीवित लोगों को क्या जानने की अनुमति है?
इसे नियंत्रित करने के बारे में है। यह इनकार जितना लंबा चलेगा उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि मिस्र अपनी विरासत की रक्षा नहीं कर रहा है। यह एक ऐसी कहानी को बचाने की कोशिश है जिसका आनुवंशिक प्रमाण खंडन कर सकता है। और मिस्र जिस कहानी पर अड्डा है वह स्पष्ट है। फराओ पूरी तरह से मिस्री थे। उन पर किसी भी महत्वपूर्ण विदेशी प्रभाव का कोई जिक्र नहीं था जिसे स्वीकार किया जाए या जिसकी जांच की जाए। लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है। कूटनीतिक विवाह हुए, विदेशी रानियों ने शासन किया, मिश्रित वंश के बच्चों ने सिंहासन संभाला। सवाल सिर्फ इतना है कि डीएनए में उस मिश्रण का कितना असर दिखता है। और मिस्र ने 15 साल इस बात को छिपाने में बिताए हैं कि किसी को पता न चले। सबूत मौजूद हैं, मम्मी गायब नहीं हुई हैं, नमूने खराब होकर इस्तेमाल लायक नहीं रह गए हैं। विज्ञान अभी रुका नहीं है। कमी है ईमानदारी की, उस ईमानदारी की जो असहज सच्चाइयों को नौकरशाही के इनकार और राष्ट्रवादी नियंत्रण की परतों के नीचे दबाने के बजाय उनकी जांच पड़ताल करने की अनुमति देती है। पत्थर भी झूठ बोल सकता है, स्मारक भ्रामक हो सकते हैं। आधिकारिक इतिहास को कुछ तथ्यों पर जोर देने और दूसरों को मिटाने के लिए सावधानी पूर्वक संपादित किया जा सकता है। लेकिन डीएनए कभी नहीं भूलता। यह राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से नहीं बदलता, यह बस वहीं पड़ा रहता है, उन सच्चाइयों को अपने अंदर समेटे हुए जिन्हें मिस्र ने पुष्टि करने के लिए बहुत खतरनाक माना है। तो सवाल यह नहीं है कि डीएनए क्या दिखाएगा, सवाल यह है कि मिस्र किसी को भी देखने देने से इतना डरता क्यों है। अगर सच में छिपाने जैसा कुछ नहीं है, अगर फराओ सचमुच उतने ही शुद्ध मिस्री थे जितना आधिकारिक कहानी कहती है, तो सत्यापन का स्वागत किया जाना चाहिए, न कि उससे डरना चाहिए। लेकिन मिस्र लगातार इनकार करता रहता है और यह जवाब आपको वह सब कुछ बता देता है जो आपको जानना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर भी क्लिक करें।